हेलो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के कुछ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप एक टूल की तरह इस्तेमाल इमेजिन कर सकते हैं कि एक टूल है जो कि आपके डेटा के साथ डील करता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस यही होता है कि मार्केट के रिगार्डिंग आपको डेटा चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि आप जो है कोई डिसीजन ले सके। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपकी इसमें मदद करता है। तो इसका जो अगर मेन डेफिनेशन है वो ये है कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज ए टूल। ये एक ऐसा टूल है फॉर डीलिंग विद डेटा पर्टेनिंग टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर आप मार्केट को मैनेज करना चाह रहे हैं, मार्केट के बारे में जानना चाह रहे हैं ताकि आप कोई डिसीजन ले सके, तो उसमें आपकी मदद करता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये किस तरीके से काम करता है, इसका प्रिंसिपल फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, इसके फंक्शन की बात करते हैं। कलेक्टिंग एंड असेंबलिंग डेटा। तो इसका पहला काम होता है कि अलग अलग जगह से डेटा को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना और उसको असेंबल करना। ठीक है, जोड़ना, कलेक्ट करना और उसको असेंबल करना। इन्फॉर्मेशन नीड टू बी कलेक्टेड ऑन कंटिन्यूस बेसिस फ्रॉम न्यूमेरियस सोर्स। तो अलग अलग सोर्स, जैसे आपका ये हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सोर्स से जो है ये डेटा को इकट्ठा करता है। इंटरनल सोर्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपकी खुद की कोई सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट क्या होती है कि आपकी कितनी कितनी सेल्स हुई है, उसका पूरा पैटर्न उसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो उसको देख के आप समझ सकते हो कि किस साल, किस टाइम, किस मंथ हमारी सेल्स ज़्यादा हुई है, किसी साल कम हुई है। अकाउंट रिपोर्ट्स, आपके अलग अलग अकाउंट है, आपकी अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो उसकी रिपोर्ट भी आप ले सकते हो इंटरनल डेटा के लिए। विच periodically प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कवरिंग द रिलेवेंट ऑपरेशनल एक्सपेक्ट। तो ये जो इंटरनल डेटा ये इकट्ठा करता है, तो इससे आपका ऑपरेशनल एक्सपेक्ट के बारे में आइडिया लग जाता है। ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल जो डेटा है उसको भी इकट्ठा करता है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से भी डेटा को इकट्ठा करता है। एक्सटर्नल में हो जाएगा जैसे न्यूज़पेपर से, ठीक है, कोई जर्नल्स हो गया, कोई मैगजीन हो गई और कोई रिसर्च एजेंसीज होगी, तो वहां से डेटा को इकट्ठा करता है। तो यही मेन काम है आपके मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी अलग अलग सोर्स से डेटा को इकट्ठा करना, इसी का काम रहता है। किसका? मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। फिर डेटा को तो इकट्ठा कर लिया, अब अगला काम क्या है? डेटा को प्रोसेस करना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्स। इंटरनल सोर्स से भी डेटा को लिया, बाहर के एक्सटर्नल सोर्स से भी डेटा को लिया। अब इसका काम है उसको प्रोसेस करना। ठीक है, ये क्या करेगा? डेटा को क्लासीफाई करेगा, अलग अलग तरह से कैटेगरी में उसको क्लासीफाई करेगा। फिर टेबुलेटेड, मतलब टेबुलेट फॉर्म में उस डेटा को रखेगा और उसकी समरी बनाएगा, समराइज करेगा। ठीक है, ताकि स्टडी में उसको समझने में जो है एनालिसिस में इजी हो। तो सेकंड काम है इसका डेटा को प्रोसेस करना। तीसरा, एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा प्रोसेस हो चुकी है, जो भी आपने टेबुलर फॉर्म जो भी बनाया, तो अब डेटा का एवल्यूएशन किया जाएगा, जानने के लिए कि डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं। एक्यूरेट होता है सही है या नहीं है, रिलायबल मतलब भरोसामंद है, क्या कोई गलत डेटा तो इसमें नहीं, इसमें हो गया। फिर इसमें अलग अलग स्टैटिकल और बहुत से आपके रिसर्च टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप जो है डिसीजन में ये आपकी हेल्प करता है। फिर अगला स्टोरेज ऑफ डेटा। फिर डेटा को कलेक्ट किया, प्रोसेस किया, तो उसको इस तरीके से स्टोर किया जाता है कि जब भी इसकी रिक्वायरमेंट हो वो आसानी से अवेलेबल हो जाए। ठीक है, जो डेटा है उसको स्टोर करेगा। और लास्ट है डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। द इन्फॉर्मेशन हैज टू रीच द डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब कि जो डिसीजन मेकर्स है, जैसे कोई मैनेजमेंट का कोई पर्सन हो गया या कोई मार्केटिंग हेड हो गया किसी कंपनी का, तो उसको जो है डिसीजन लेने हैं, तो उस तक इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराता है। तो ये सारे ही आपके MKIS यानी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का जो है फंक्शन होता है। इसको एक बार हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर ये जो क्वेश्चन आंसर से मैंने 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर रखे, तो ये जो टॉपिक है इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। यानी अभी तक हमें आइडिया लग गया कि MKIS क्या करता है। अगर इसको मैं समरी एक शॉर्ट समराइज फॉर्म में आपको बताऊं, तो MKIS का सिर्फ इतना सा काम है, अलग अलग सोर्स से डेटा को इकट्ठा करना, चाहे वो इंटरनल सोर्स हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल में आपकी कोई सेल्स रिपोर्ट हो सकती है, आपकी कोई अकाउंट रिपोर्ट, कोई अकाउंट स्टेटमेंट हो सकती है। एक्सटर्नल में कोई मैगजीन है, कोई जर्नल है, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है या कोई रिसर्च एजेंसी। वहां से डेटा को, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सोर्स से डेटा को ये इकट्ठा करता है। ठीक है, फिर अगला काम क्या है इसका? डेटा को इकट्ठा करने के बाद ये उसको क्लासीफाई करता है, अलग अलग टेबुलर फॉर्म में लाता है और फिर उसकी समरी बनाता है, समराइज करता है। फिर जो डेटा मिला उसको चेक करता है कि ये सही है गलत है, मतलब एक्यूरेट है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं, वो चेक करता है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में वो डेटा को स्टोर करता है। इस तरीके से स्टोर करता है कि जब भी रेफरेंस मतलब रिक्वायरमेंट के लिए डेटा की जरूरत होगी, तो वो जो है डेटा इजिली अवेलेबल हो पाए। लास्ट में है डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। डिसमिनेशन होता है किसी को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना। तो जो डिसीजन मेकर्स है, जो कंपनी के मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मार्केटिंग हेड है, तो उनको कई सारे डिसीजन लेने होते हैं। अब मान लीजिए कोई डेटा आपके सेल्स को लेके कोई डेटा आपका मिला है। ठीक है, मार्केटिंग में जो आपकी सेल्स है इस प्रोडक्ट की कम हो रही है, तो अगला डिसीजन मेकर क्या डिसाइड करेगा कि ये प्रोडक्ट
कम जो है प्रोडक्शंस करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में पाइल अप होने के बहुत सारे जो हमारा प्रोडक्ट है वो इकट्ठा हो जाएगा, बिकेगा नहीं, इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग डिसीजन हर ऑर्गेनाइजेशन को लेना होता है, और उसी में स्पेशली जो है मार्केटिंग के रिगार्डिंग जो डिसीजन है उसको लेने में ये आपकी मदद करता है। कौन? आपका MKIS सिस्टम। अब उसी के ऊपर मैंने 2-3 MCQs रखे हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन? ये जो आपका MKIS है इसका फंक्शन क्या है? 4 यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए। इसका प्राइमरी फंक्शन है फाइनेंशियल डेटा को मैनेज करना, कलेक्ट और उसको असेंबल करना, एनालाइज मार्केट की रिसर्च करना और कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करना। तो इसका मेन फंक्शन बी है, यानी कलेक्टिंग एंड असेंबलिंग मार्केटिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करना और उसको असेंबल करना। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। एक और है, विच सब सिस्टम ऑफ MKS डील विद इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम इंटरनल सोर्स। जैसे आपका सेल्स रिपोर्ट हो गई या अकाउंट रिपोर्ट हो गई, तो कौन सा सब सिस्टम है जो कि इंटरनल रिपोर्ट से डील करता है? तो द इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम। तो इसका एक होता है इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम। ठीक है, इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम जो है इंटरनल जो सोर्स है वहां से जो डेटा आता है उसके साथ ये डील करता है। ठीक है, जैसे आपकी खुद की सेल्स रिपोर्ट होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, या अकाउंट रिपोर्ट होगी। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है, हाउ डज अ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो ये आपको डिसीजन लेने में कैसे फैसिलिटी देता है, कैसे मदद करता है? ठीक है, तो यहाँ पे कि मार्केट की रिसर्च करता है, फिर बोला है कि ये डेटा को अच्छे से सिक्योरली स्टोर करता है। फिर अगला है, बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर, और लास्ट में है एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। जो मेन सही ऑप्शन मैच कर रहा है वो ये हो रहा है कि ये क्या करता है, ये मार्केट की रिसर्च कभी नहीं करता। जो रिसर्च का डेटा है उसको इकट्ठा कर लेता है। जो एक्सटर्नल सोर्स है वहाँ पे यही तो बोला गया ना कि बाहर का जो डेटा है, कोई रिसर्च है, कोई जर्नल्स है, कोई न्यूज़पेपर है, वहाँ से डेटा को इकट्ठा करता है। रिसर्च करना इसका काम नहीं है। ठीक है, तो सी इसका मेन सही आंसर एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि ये जो आपका MKIS है वो ये देखता है कि एक्यूरेट और रिलायबल जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसीजन मेकर्स तक अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सी। अगला है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम। तो जो MKIS का मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम है वो क्या काम करता है? ठीक है, एनालाइज डेटा यूजिंग स्टैटिकल एंड ऑपरेशन रिसर्च टूल। तो अलग अलग आपके स्टैटिकल और ऑपरेशन रिसर्च टूल्स होते हैं, वहां से डेटा को जो है एनालाइज करने का काम मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम का रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि फाइनली जो जैसे आपके ये जो आपके रिसर्च टूल है, इसका फाइनल जो पर्पस है वो यही है कि डिसीजन मेकिंग के लिए जो है कंक्लूजन निकाला जाए। मतलब क्या कंक्लूजन है, तो एक्जैक्टली उसमें ये मदद करता है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के ऊपर कई बार जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें एक कंपनी है ABC कंपनी सेल्स मोबाइल फोन। तो ABC कंपनी क्या करती है, मोबाइल फोन को बेचती है। इन द लास्ट क्वार्टर दे परचेज 500 मोबाइल फोन्स। तो लास्ट क्वार्टर में इसने 500 मोबाइल फोन खरीदे एट ए होलसेल प्राइस। कहाँ से? होलसेल मार्केट से खरीदा, जहाँ पे इनको एक मोबाइल की कीमत 300 रुपये पड़ी। यानी 500 मोबाइल्स खरीदे गए और एक मोबाइल 300 रुपये में मिला। दे सोल्ड 400 ऑफ दिस फोन ड्यूरिंग द क्वार्टर एट ए रिटेल प्राइस ऑफ 500 ईच। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो 500 थे उसमें से 400 मोबाइल बेच दिए। कितने में बेचा? एक मोबाइल बेचा 500 रुपये में। ठीक है, ये रिटेल प्राइस और वो जो था वो होलसेल प्राइस था। यानी जो 500 मोबाइल है उन्होंने 300 रुपये में खरीदे थे, और उसको उसमें से 500 में से 400 मोबाइल बेच दिए गए जो कि 500 रुपये में बिके। ठीक है, तो 300 में खरीद के 500 में बेचे गए, तो 200 रुपये हर मोबाइल में इनको फायदा हुआ। दे पे टैक्स, मान लीजिए 10,000 का इन्होंने कोई टैक्स किया या कोई भी और इनका एक्सपेंस खर्चा हो गया, तो वो 10,000 रुपये का इसमें हुआ। तो हमें इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों ही इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल सेल्स कितने की हुई, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो हमारी कॉस्ट है वो कितने की पड़ी। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला है कि रेवेन्यू मतलब हमने कितने की कमाई की, कितने की सेल्स की, माइनस हमें कॉस्ट कितने की पड़ी। ठीक है, हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन। पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं रेवेन्यू को। रेवेन्यू कैसे पता लगेगा? कितने मोबाइल्स खरीदे गए, सॉरी कितने मोबाइल बेचे गए? 400 मोबाइल बेचे गए, क्योंकि रेवेन्यू मतलब कमाई तो बेच के ही होगी ना। तो 400 मोबाइल बेचे गए, कितने में? 500 रुपये में। तो कितने रुपए की कमाई हुई? 400 मल्टीप्लाई बाय 500। तो जब हम 400 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 लाख। यानी हमारी जो कमाई हुई है, जो रेवेन्यू है, वो हमें मिला 2 लाख रुपए। तो रेवेन्यू की वैल्यू आ चुकी है 2 लाख रुपए। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है हमें लागत कितने की पड़ी। मतलब जैसे कोई भी चीज आप ला रहे तो आपको खुद कितने की पड़ी। आपने तो आगे 500 में बेचा मोबाइल, पर आपको कितने में पड़ा? हमें पड़ा 300 रुपये में।
एक मोबाइल का जो प्राइस हमें 300 रुपये पड़ा। हमने कितने खरीदे? हमने खरीदे 500 मोबाइल, तो 500 का कितना पड़ा होगा, ठीक है। लेकिन एक और बात नोट करने वाली है कि आपको 500 का रेट नहीं 400 का लेना है। वो क्यों? क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट इसका 400 बिका है, तो उसी पे हमें प्रॉफिट इसका कैलकुलेट करना है, ना कि 500 पे। क्योंकि वो जो 100 मोबाइल है वो बिके नहीं, वो आपके पास है, अभी रिजर्व में है, उसको आपने भी अब उसको आप बेच नहीं पाए, तो प्रॉफिट उस पर कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो 400, जब 400 मोबाइल बिके हैं तो 400 मोबाइल इंटू 500, तो हमें जो है 2 लाख रुपए की कमाई हो गई है। पर 400 मोबाइल हमने कितने में खरीदा? तो 400 को हमने कितने में खरीदा? एक मोबाइल हमें पड़ा होलसेल रेट के हिसाब से 300 में। हमने खरीदे 500 पर 400 मोबाइल जो है वो भी 300 पे हमने खरीदे। तो 400 इंटू 300 यानी 1,20,000 ये हमारी लागत आई, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब जो भी हम बेच रहे हैं, जो भी कुछ हम सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसकी कॉस्ट मतलब उसकी लागत हमें खुद कितने में पड़ी, ठीक है। हर कोई दुकानदार यही तो करता है ना, होलसेल से लेकर रिटेल में बेच देता है। तो होलसेल में उसको सस्ता पड़ता है और रिटेल में वो थोड़ा सा अपना मार्जिन जोड़ के, अपना थोड़ा प्रॉफिट जोड़ के जो है बेचता है। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी हो रहा है। तो 1,20,000 का उसको पड़ा और 2 लाख की उसने बेच दी, तो उसका डिफरेंस हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कितने का रेवेन्यू हुआ माइनस कितने की कॉस्ट हमारी आई। तो 2 लाख में से आप 1,20,000 को क्या करेंगे? माइनस, ये आ जाएगा 80,000, यानी 80,000 क्या है इसका ग्रॉस प्रॉफिट है। इसने 80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया। अब आगे हमें कैलकुलेट करना है इसका नेट प्रॉफिट। एक काम हो चुका है, अब हम दूसरे काम पे आते हैं। अगला काम है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टैक्सेस या कोई भी और एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे कुछ और एक्सपेंसेस नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ टैक्स की बात की, तो ये भी एक खर्चा है, तो उसको माइनस कर देंगे। तो जो हमने कैलकुलेट किया था 2 लाख, इस सॉरी जो हमने 80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, इसमें से हम 10,000 का जो टैक्स दिया है इसको माइनस करेंगे। तो 80,000 में से 10,000 जाएगा तो ये बचेगा 70,000, तो 70,000 हो जाएगा हमारे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो कभी भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? कभी भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है कि आपकी रेवेन्यू मतलब आपकी कमाई कितने की हुई, ठीक है, माइनस आपके खर्चे कितने के। रेवेन्यू होगी आपकी कमाई, ठीक है, कितने का आपने अर्न किया, माइनस आपकी कॉस्ट कितने की पड़ी, आपके खर्चे कितने के हुए, आपकी लागत कितने की आई, ठीक है। हमेशा ये 2 चीजें आप लोग याद रखना कि लागत कितने की आई और रेवेन्यू मतलब हमने सेल्स कितने की, कमाई कितने की, उसी का जो डिफरेंस है वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। कोई आदमी क्या कर रहा है, और मान लीजिए उसने 10,000 रुपए का कोई सामान खरीदा, होलसेल से कोई भी सामान खरीदा जो कि 10,000 रुपए का बिल बैठा, तो उसने 10,000 रुपए का खर्चा किया, ये होगी उसकी लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसने अपनी दुकान में बेचा, तो बेच के उसने चेक किया उसको 20,000 रुपए मिल चुके हैं, ये होगी उसकी सेल्स। तो 10,000 का सामान उसने 20,000 में बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी के 10,000 क्या है, वो है उसका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। जो दुकानदार ने 20,000 में बेचा 10,000 का सामान, तो 20,000 होगी उसकी सेल्स और 10,000 होगी उसकी कॉस्ट। तो सिंपल सा माइनस करेंगे, 10,000 आ जाएगी उसकी प्रॉफिट, जिसको हम बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारे से दुकानदार क्या करता है, दुकान का रेंट पे करता है या बिजली का बिल पे करता है, तो वो आ जाएगा 5,000। या उसने दुकान में किसी को रखा हुआ है एज ए वेजेस, तो उसको वेजेस पे करता है, तो उसका पूरा हिसाब मान लीजिए वो आ गया 5,000। ये है उसके खर्चे, एक्सपेंसेस। तो हमेशा जो है आपको नेट प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट से। तो कभी भी आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि आपका 10,000। तो हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लोग क्या कीजिए, जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंस है, उसको कर दीजिए माइनस। 10,000 में से हम क्या माइनस करेंगे, जो हमारे खर्चे हैं, कितना, 5,000 का हमारा खर्चा आएगा। तो 10,000 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 5,000। तो ये जो 5,000 आया ये हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल इसको कैलकुलेट किया जाता है। इस वाले क्वेश्चन पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ है कि 400 मोबाइल बिके हैं, तो हम जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इसी के हिसाब से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो 400 मोबाइल कितने में बेचे, 500 के हिसाब से। तो 400 इंटू 500 ये हो गया 2 लाख। तो 2 लाख में बिका है, कितने में आया है, हमने 400 मोबाइल खरीदे 300 के हिसाब से, तो 400 इंटू 300 हो जाएगा 1,20,000। तो 1,20,000 में खरीदा गया है, 2 लाख में बेचा गया है, डिफरेंस यानी 80,000 हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इस 80,000 में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम नेट प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 80,000 में से जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंस, उसको माइनस करेंगे। तो अगर आपने टैक्सेस पे किया तो ये आपके खर्चे ही तो है, तो इसको आप माइनस कर दोगे। तो 80,000 में से ये 10,000 को आप माइनस करोगे तो आएगा 70,000। 70,000 हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। एक और नंबर कर ले लेते हैं। कंपनी XYZ रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs। तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी को कितना हुआ है, 5 लाख का हुआ है फॉर द फिजिकल ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23। तो इस साल पे कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। ड्यूरिंग द सेम पीरियड इट्स टोटल रेवेन्यू वाज 20 lakhs। तो इसका जो रेवेन्यू है, इसकी जो कमाई है वो थी 30 लाख रुपए। तो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट हुआ कितने का है,
डिवाइडेड बाय आपकी रेवेन्यू कितने की थी, मतलब रेवेन्यू होता आपकी सेल्स, आपकी टोटल सेल्स कितने की थी। क्या सेल्स हमारा प्रॉफिट होता है? बिल्कुल भी नहीं, सेल्स हमारा प्रॉफिट नहीं होता। अब मान लीजिए कोई दुकानदार है, इसको भी हम दुकानदार के एग्जाम्पल से ले लेते हैं। मान लीजिए कोई दुकानदार है जिसने क्या किया, 20,000 रुपये का सामान बेचा, ठीक है, अपनी दुकान में 20,000 का सामान बेचा, तो 20,000 उसकी सेल्स हो गई, ठीक है, तो ये होगी उसकी रेवेन्यू, सेल्स यानी रेवेन्यू, ठीक है। तो 20,000 का दुकानदार ने सेल्स बेचा, 20,000 होगी उसकी रेवेन्यू। तो क्या हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि 20,000 उसका प्रॉफिट हो गया या उसका नेट प्रॉफिट हो गया? हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? हम ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते कि जो उसने सामान बेचा है, क्या बेचा उसने? कुछ ना कुछ बेचा होगा, तो कहीं से तो खरीद के लाया होगा या खुद से बनाया होगा, तो उसकी भी तो लागत आई होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई जादू की छड़ी घुमाई और सारा सामान दुकान में आ गया, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। अगर ऐसा कोई सीन होता तो डेफिनेटली जो उसका रेवेन्यू है वही उसका प्रॉफिट भी होता, लेकिन कोई जादू की छड़ी का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। वो कहीं ना कहीं से सामान लेके जरूर आया होगा, तो जहां से भी वो सामान लेके आया वो होती है उसकी लागत, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी आप बेच रहे हैं, जो भी आप गुड्स बेच रहे हैं, तो उसकी जो भी गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट कहाँ से पड़ी, मतलब वो कहाँ से हमने खरीदा, ठीक है। तो इनके डिफरेंस हमें क्या मिलता है? इनके डिफरेंस हमें मिलता है प्रॉफिट, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। फिर नेट प्रॉफिट कैसे आता है? नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी हमारे खर्चे हैं उसको माइनस करके आता है। इससे पहले हमने यही तो न्यूमेरिकल देखा था ना कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे करते हैं। तो वही कंसेप्ट जो है, सेम चीज उसी को कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा ये है कि नेट प्रॉफिट कैसे आता है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी हमारे खर्चे हैं उसको माइनस कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट क्या होता है और टोटल रेवेन्यू क्या होती है। सो हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है कि नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है हमें, ठीक है, नेट प्रॉफिट हमने कितने का अर्न किया है डिवाइडेड बाय रेवेन्यू कितने की, टोटल रेवेन्यू हमारी कितने की है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कितने का आपने सामान बेचा है माइनस आपकी लागत कितने की आई है, तो उससे आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करते हैं, अपना जो भी खर्चा है, एक्सपेंस, सबको माइनस कर देते हैं, फिर आता है आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका नेट प्रॉफिट। तो जो आपकी सेल्स है ना, जितने का आप सेल्स कर रहे हैं, तो वही सेल्स आपकी रेवेन्यू है। ये जो सेल्स है ना यहाँ पे, कितने का आप सेल्स कर रहे हैं, वही आपकी रेवेन्यू है। तो जितने का भी आप सेल्स कर रहे हैं दुकान में, जितने का भी आप सामान बेच रहे हैं, वो है आपका रेवेन्यू। सी मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो भी आपने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी हुई। मान लीजिए आपने 2 लाख का कोई सामान बेचा, पर उसको आपने खरीदा कितने में, जिसको आपने 2 लाख में बेचा, तो शायद आपने उसको 1 लाख में खरीदा है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं आपने 1 लाख में खरीदा, तो 1 लाख होगी उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कितने में बेचा आपने? 2 लाख में पूरा सामान बेचा, तो आपकी सेल्स होगी 2 लाख। रेवेन्यू का दूसरा नाम है सेल्स, कि इतने की हमने सेल्स की है, इतने का हमारा रेवेन्यू है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ, तो उसका जो सेल्स है वही होता है आपका रेवेन्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके नेट प्रॉफिट पे कि नेट प्रॉफिट कैसे आता है। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी आपके खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेस है, उसको माइनस कर दीजिए तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी मान लीजिए आपने 2 लाख की सेल्स की थी और उसमें से 1 लाख की आपकी लागत थी, तो बचा 1 लाख, तो 1 लाख बची आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इस 1 लाख में से मान लीजिए आपने जो भी आपके खर्चे हैं, मान लीजिए 20,000 के, उसमें आपका टैक्स भी है, आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वेजेस है, तो सब कुछ मिला के आपका 20,000 का खर्चा आया। तो अब आपको क्या करना है, जो 1 लाख आ गई, इस 1 लाख में से इस 20,000 को माइनस कीजिए। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला 1 लाख, इसमें से आप अपने एक्सपेंसेस यानी 20,000 के खर्चों को माइनस कीजिए। ये बचेगा कितना? 80,000। तो 80,000 क्या आ गया? ये आ गया आपकी नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट इस वाला जो मैंने एग्जांपल लिया, तो इसमें 80,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, मतलब सेल्स कितने की थी हमारी? 2 लाख की थी, इनटू 100। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो ये तो मैंने खुद से जो एग्जांपल बनाया उस हिसाब से। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के एग्जांपल पे। सेम ऐसे इस कंपनी के साथ हुआ। देखिए, इसने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया, जो इसका नेट प्रॉफिट है वो है 5 लाख का, और इसका जो रेवेन्यू है, इसकी जो टोटल सेल्स है वो है 20 लाख की। तो हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट है 5 लाख, रेवेन्यू कितने की है? वो है आपकी 20 लाख की। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग। 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, ठीक है, 20 लाख होगी ना, इंटू 100, तो आ जाएगा 25%। तो 25% का क्या आ गया आपका? नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया 25% का, ठीक है। तो ये जो कंपनी है, इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? 25% हुआ। दिस मीन्स दैट 25% ऑफ इस टोटल रेवेन्यू वाज रिटेन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का ये मतलब होता है कि ये जो कंपनी है, इसने अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को हटा के, डिडक्ट करके, जो अपना रेवेन्यू, अपने रेवेन्यू का जो
एज ए प्रॉफिट, मतलब रेवेन्यू मान लीजिए 100 रुपये की हुई है तो उसमें से एज ए प्रॉफिट उसको जो है 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉफिट है वो टोटल रेवेन्यू के कंपैरिजन में कितना है, 25% यहाँ पे हो गया। तो यही आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 25%। ऐसे एक और मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल रखा है। एक कंपनी है जिसको प्रॉफिट हुआ है $1,50,000 का, ठीक है। और उसका जो उसी उसी और आपको ये भी देखना है कि उसी टाइम पीरियड में हो, मतलब जो प्रॉफिट है उसका कंपैरिजन भी आप उसी टाइम पीरियड से करोगे। जैसे इसमें लिखा है सेकंड क्वार्टर, फिर उसी क्वार्टर में जो उसका रेवेन्यू हुआ, जो उसकी सेल्स हुई थी, वो हुई थी एक $10,00,000 ना, हाँ। तो $1,50,000 जो है वो उसने प्रॉफिट अर्न किया, और उसकी जो सेल्स है, जो उसने बेचा, जो उसकी रेवेन्यू हुई, वो हुई $10,00,000 की। तो उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन बताता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचा कितना हुआ नेट प्रॉफिट एज कम्पेयर टू हमारा रेवेन्यू। सेल्स के कंपेरिजन हमने कितना % प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो इससे आप जान सकते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब प्रॉफिट अर्न कर रही कि नहीं कर रही। तो ये उसको जानने का एक अच्छा तरीका होता है। तो उसीलिए हम नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, $1,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। तो आप उसको फिर से अगर कैलकुलेटर में वैल्यूज लेना चाहें तो ये आ जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 15%। तो यानी आपको यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको मिला है 15% का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 15%। एक और क्वेश्चन रखा, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, सिंपल सा है। 80,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है और 5 लाख की क्या है उसकी रेवेन्यू है। तो हमें इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। तो 80,000 को नेट प्रॉफिट को आपको क्या करना है, रेवेन्यू से डिवाइड करना है इंटू 100। तो इस 3 न्यूमेरिकल के बाद आपको डेफिनेटली ये वाला फॉर्मूला याद हो चुका होगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट है आपका 80,000 का, और आपकी 5 लाख की है आपकी रेवेन्यू इंटू 100। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, ठीक है। हम फिर से कैलकुलेटर लेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। ये है 80,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, ठीक है। 80,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, जो भी वैल्यू है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, यानी यहाँ पे 16% की नेट प्रॉफिट हुई है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन बताता है कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया एज कम्पेयर टू आवर रेवेन्यू। रेवेन्यू के कंपेरिजन में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, वो बताता है कौन, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। इस टॉपिक में सिर्फ आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म, TREDS प्लेटफॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो अगर इसका मैं मेन पर्पस बताऊं, पहले इसका एक थोड़ा सा मेन पर्पस समझ लेते हैं कि किस काम आता है। तो जैसे आपके ये होते हैं ना, देखिए TREDS का काम क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल एक्सपोर्ट, आपका ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका पहले फुल फॉर्म में ही इसकी डेफिनेशन है, ट्रेड रिसीवेबल्स, R स्टैंड फॉर रिसीवेबल, DS स्टैंड फॉर डिस्काउंटिंग, और S हो जाएगा आपका सिस्टम, ठीक है। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, तो इसमें जो ये RE है ना, ये रिसीवेबल्स, तो आपका जो रिसीवेबल्स है, अब रिसीवेबल्स क्या होता है, कोई भी कंपनी मान लीजिए कुछ सामान बना के वो बेच रही है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारा सामान का जो उसका पेमेंट इमीडिएटली मिले। तो वो क्या करती है, उधार में सामान दे देती है, और फिर बाद में जो है मतलब एक बिल लिखवा लेती है कि मेरे को 2 या 3 महीने में पेमेंट कर देना, मैक्सिमम 3 या 6 महीने का रहता है। तो वो एक बिल लिखवा लेती है कि 3 महीने में मेरे को इतना पैसा, मैंने आपको इतना सामान बेचा। सामान की पूरी क्वांटिटी भी आपके रिसीवेबल में लिखी होती है। अगर मैं आपको रिसीवेबल का फॉर्मेट बुक बताऊँ तो वो ऐसा होता है कि मान लीजिए आपकी कंपनी ने अलग अलग टाइप की यूनिट्स बना के बेची। तो मान लीजिए किसी यूनिट का नाम है चाय के कप्स हैं, ग्लासेस हैं, तो ऐसे लिखेगी मैंने 1000 कप्स बेचे, ठीक है, साफ लिखा हुआ 1000 कप्स बेचे। एक कप मैंने 5 रुपये में बेचा, तो कितना वैल्यू हो गया ये। मान लीजिए मैंने ऐसे 1000 ग्लासेस बेचे, फिर वो कितने का बेचा, 5 रुपये का। 1000 कुछ और आपकी है चीज़ें बेची, तो वो सारा कुछ उसमें हिसाब किताब लिखा होता है। जैसे आप लोग आपकी कोई दुकान और आप किसी को उधार में सामान दे रहे हो तो आप एक डायरी में लिख लेते हैं ना, जिस सिस्टम में आप लिखते हैं, तो सेम उसी तरह से आपका रिसीवेबल का एक फॉर्मेट होता है। और लास्ट में जो है उसके जो बॉरोवर है जिसको आप दे रहे हैं उधार में सामान, तो उसके साइन ये सब इसमें रहेंगे, ठीक है। प्रॉपर एक प्रूफ होता है कि हाँ जो है मैं ये सामान दूंगा। उस पर टाइम भी लिखा होता है कि 3 महीने के ट्रेड रिसीवेबल्स है या 6 महीने के, तो वहाँ पे टाइम भी मेंशन रहता है, ठीक है। तो कंपनी को क्या प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जो है ये आपके MSMEs, जो माइक्रो स्मॉल आपकी जो एंटरप्राइज होती है, MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, तो उनके लिए ये स्पेशली दिया गया TREDS को, ठीक है। तो MSMEs वही काम कर रही है, सामान बना रही है और उसको बेच रही है, बेच के उसको ये रिसीवेबल्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि रिसीवेबल्स मिलने के बाद कई बार पेमेंट बहुत डिले हो जाती है,
मान लीजिए ये जो कंपनी है इसको नए ऑर्डर्स मिले हैं बट उनको पुराना पेमेंट नहीं मिला, तो वो कैसे अपना रॉ मटेरियल खरीदे अपने नए ऑर्डर को पूरा करने के लिए, क्योंकि पुराने ऑर्डर की तो भी पेमेंट ही नहीं आई है। ठीक है, तो उस केस में टीआरईडीएस मदद करता है। टीआरईडीएस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, आजकल सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया, तो ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये बहुत रिसेंटली आया, ये बहुत पुराना नहीं है, 2016 से इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो आपका 2016 से इसको लाया गया, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट उसी के तहत इसको लाया गया 2007 का, तो 2016 में इसको लाएगा, जो एक्ट है वो 2007 का है। ठीक है, तो इसको लाने का पर्पस क्या है? इसको लाने का पर्पस यही है कि जो एमएसएमईज है उनके जो रिसीवर्स है उनको पेमेंट मिल जाए। तो वो क्या करते हैं, जो एमएसएमईज कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई माइक्रो कंपनी है, स्मॉल है, मीडियम एंटरप्राइज है, तो क्या करती है कि जो भी उसके रिसीवर्स हैं, कंपनी के जो रिसीवर्स हैं, कंपनी क्या करती है उस रिसीवर्स को ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देती है। टीआरईडीएस के मेंबर्स होते हैं, कौन? बैंक होते हैं, गवर्नमेंट की कोई एजेंसीज हैं, एनबीएफसीज हैं, वो सब इसके मेंबर्स होते हैं, और जो एमएसएमई है वो तो उसके मेंबर है ही। तो वहाँ पे क्या करती है, अपने रिसीवर्स को डाल देती है, उसकी डिटेल बता देती है कि ये 3 महीने में इसका बिल का पेमेंट आएगा, कि इतने का, मान लीजिए 1 लाख का रिसीवल है, यानी 1 लाख की पेमेंट आनी है, और टाइम भी साफ साफ लिखा है कि 3 मंथ में आनी है। तो अब क्या करेगा, ऑनलाइन इसने डाल दिया, बहुत सारे जो बैंक इंटरेस्टेड होंगे जो कि इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो बैंक इंटरेस्टेड होंगे, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग क्या करते हैं, कोई अपना स्टेटस डालता है ना व्हाट्सएप में, तो आपने अपना स्टेटस डाला, तो बहुत सारे लोग उसको देखते हैं कि क्या आपने स्टेटस डाला है। मैं जस्ट एक इमेजिनेशन के लिए बता रही हूँ कि कैसे काम करता होगा। तो किसी को आपसे बात करनी है, कुछ भी करनी है, तो वो आपको मैसेज कर देता है। ठीक है, तो उस तरह से ये कुछ उसी टाइप से कुछ टीआरडीएस काम करता है कि आपने अपनी जो है रिसीवर्स को अपलोड कर दिया वहाँ पे ऑनलाइन। ठीक है, टीआरडीएस प्लेटफॉर्म पे, फिर जो भी बैंक या एनबीएफसी सबसे इंटरेस्टेड होगा वो आपको बोलेगा कि मैं आपका जो बिल है, जो रिसीवल है, मैं आपको 80% डिस्काउंट करके दूंगा। 80% डिस्काउंट का मतलब है कि 1 लाख के बदले मैं आपको 80,000 दूंगा, और बाकी का जो पैसा है इसका मैं आपको इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, प्लस जो पेमेंट पूरी आएगी 3 महीने बाद, तो मैं आपको बाकी का बैलेंस पे कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से वो बोलेगा। कोई दूसरा बैंक बोलेगा मैं 70% आपको दे रहा हूँ, तीसरा बैंक बोलेगा 90% आपको डिस्काउंट करके दे रहा हूँ। तो जो भी इसको अच्छा लगेगा वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वही होता है टीआरईडीएस। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको क्यों लाया गया? इसको लाने का पर्पस है एमएसएमईज जो आपके कंपनीज है उनको फायदा पहुंचाने के लिए। किस प्रकार का फायदा? फायदा इस प्रकार का कि उनके पास बहुत सारे रिसीवर्स हैं, बट जो रिसीवर्स उनके पास है उनको उसके अगेंस्ट में जो है पेमेंट चाहिए होती है, तो पेमेंट के लिए ये टीआरईडीएस जो है काफी उनकी मदद करते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उनका जो बिल्स है, जो बिल्स रिसीवर है, उसकी डिस्काउंटिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है ये आरबीआई ने लिया है, किस एक्ट के तहत? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, तो 2007 का आपका जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है, उसी एक्ट के तहत इस टीआरईडीएस को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्यों किया गया? टू फैसिलिटेट एमएसएमई रिसीवर्स पेमेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट। मतलब जो भी आपको पेमेंट आनी है, अलग अलग कॉर्पोरेट, अलग अलग कंपनी से जो पेमेंट मिलनी है एमएसएमईज को, जिसको कॉर्पोरेट को उन्होंने उधार में सामान दिया है, तो जो भी रिसीवर्स की पेमेंट आनी है उसी रिसीवर्स को डिस्काउंट ये करा सकता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीआरडीएस प्लेटफॉर्म इज एड्रेस द क्रिटिकल नीड्स। तो जो मेन इशू है वो उसका यही है कि जो एमएसएमईज है उनके ट्विन इश्यूज है, 2 इश्यूज है, कि उनका जो रिसीवल है वो इनकैश हो जाए। इनकैश मतलब वो कागज के टुकड़े का क्या करेंगे, फटाफट कुछ तो पैसा आए ताकि जो नया ऑर्डर है उसको पूरा कर सके। ठीक है, एलिमिनेट द क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क भी जो है एलिमिनेट हो जाता है। MSME seller, corporate and other buyers including the government department and PSUs are and finance जैसे बैंक हो गए, एनबीएफसी, वो सारे इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो टीआरडीएस में डायरेक्टली जो है पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, और इस मतलब टीआरडीएस बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि 21-22 से अगर आप इसका कंपैरिजन करो तो इसका जो प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो इस आप आइडिया लगा सकते हैं कि टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म में कितने सारे जो एमएसएमईज के रिसीवर्स हैं उनको डिस्काउंटिंग करके जो पेमेंट की जा रही है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2016 से, तो 2016 से ये आपका ऑपरेशन में है, यानी काम कर रहा है। चलिए अब इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? तो जो टीआरईडीएस है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो आपके एमएसएमईज हैं उनकी जो जरूरतें हैं कि उनको फटाफट से इनकैश हो जाए, उनकी जो रिसीवर्स है वो इनकैश हो जाए, और उनका जो क्रेडिट रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाए। तो इन ट्विन जो प्रॉब्लम है उनसे ही बचाता है। ठीक है, तो यही इसका ऑब्जेक्टिव इसमें है। इसमें बोलता है कि कॉर्पोरेट और ट्रेड के बीच में ये ट्रेडिंग करवा रहा है, या पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट करवा रहा है, या फाइनेंशियल ऑप्शन दे रहा है। तो ये तीनों बातें गलत है। ये जो बी ऑप्शन है बिल्कुल बेस्ट इसमें, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हु आर डायरेक्ट पार्टिसिपेंट इन टीआरडीएस? तो इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेंट क्या है? तो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट इन टीआरडीएस इसमें आपके एमएसएमई सेलर हो जाएंगे, कॉर्पोरेट हो जाएंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज और फाइनेंस। तो ये सारे ही जो है इसके डायरेक्ट मेंबर्स, डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन में ही देखा था अभी। एमएसएमई आपके सेलर, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज और आपके फाइनेंसर, ये सारे ही इसके मेंबर्स हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इसको कब लॉन्च किया गया था? हमने क्वेश्चन में देखा था कि 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। बहुत पुराना नहीं है ये भैया, 16 से 24 कितने साल हो गए?
8 साल। तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ अभी 8 साल का है, ठीक है। फिर बोला है कि अंडर विच एक्ट ट्रेड रिसीवल एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम इनिशिएटिव, मतलब किस एक्ट के तहत इस टीआरडीएस को शुरू किया गया था, तो वो आपका था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। चलिए इसके साथ ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। आने वाली कुछ और वीडियोस में हम कुछ और मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, और पूरा का पूरा जो सिलेबस है डिटेल का मैंने आपको करा रखा है, नई सारी के सारे सिलेबस की वीडियोस है। वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप एटलीस्ट उन वीडियोस को देख सकते हैं, आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वीडियोस को आप लोग देख लीजिए, उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद इसमें मिल जाएगी। और मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले बार पूछे गए थे तो उसको लेके मैंने वीडियोस बनाई है, तो वो भी आप यूट्यूब में डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।